गुड मॉर्निंग बच्चे। मैंने आपको पिछले क्लास में रिमाइंडर थ्योरम के सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए और उससे रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस थे हमने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, तो प्लीज़ आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, ठीक है, तभी वो क्वेश्चंस आपको दिखेगा या मिल पाएगा। ओके, तो अभी एसएससी सीजीएल मेंस के पेपर हुआ है ना, 2 पेपर हुआ है, तो उसके सारे क्वेश्चंस ना हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे और हम आपको सिखाएंगे कि पेपर में क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए और कैलकुलेशंस कैसे करना है। ठीक है, देखो मैथ्स सिर्फ पढ़ाने से नहीं होगा, ठीक है, मैथ्स के सिर्फ कॉन्सेप्ट बता दूं, उसका एप्लीकेशंस भी जरूरी है। तो जिन लोगों का अभी एलडीसी का, सीजीएल का या एनटीपीसी का या ग्रुप डी का पेपर होने वाला हो, ये इस वीडियो को जरूर देखिए, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आपके एसएससी सीजीएल मेंस के जो पेपर हुए ना उसके सारे क्वेश्चंस करेंगे, 1 बाय 1 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन समझेंगे। ओके, तो देखो आपके स्क्रीन बोर्ड पे ना सारे क्वेश्चन वो दिखेंगे, मैं सिर्फ यहाँ पे सॉल्यूशन करूंगा, आप स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चंस पढ़ लेना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। 3 फरवरी 2022 को पूछे गए सीजीएल में आए हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो बारी बारी से सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन ये कह रहा था आपके पेपर में कि एक व्यक्ति अपनी आय का 33 पूर्णांक, पहला क्वेश्चन ही है आपका, एक व्यक्ति अपनी आय का कितना 33.1/3% बचत करता है, ठीक है, ये सेविंग करता है और कह रहा है कि यदि बचत में 22% की वृद्धि हो जाए और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो ध्यान से समझिएगा, कितना दे रखा है, कितना बचत करता है, 1/3 बचत, 33.1/3 करता है ना, तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू लिख लो 1/3। ये क्या हो जाएगा आपका इनकम हो जाएगा और ये उसका सेविंग हो जाएगा। अब देखो इनकम यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे सेविंग लिख देते हैं और यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिख देते हैं। तो मान लेते हैं कि इसका इनकम 300 रुपये रहा होगा, सेविंग इसने 100 रुपये खर्च किया होगा, तो बचाया कितना, 100 रुपये अगर बचाया होगा तो खर्च इसने कितना किया, 300 रुपये खर्च किया। आगे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आगे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि इसकी बचत में 22% की वृद्धि हो जाती है। तो बचत में 22% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना रुपये बढ़ जाएगा, 22 रुपये बढ़ जाएगा, मतलब पहले 100 तो अब 122 हो जाएगा। अब एक्सपेंडिचर में देखो कितने की वृद्धि कर रहा है, खर्च में 10% की वृद्धि कर रहा है। तो यहां पे अगर इसका 10% निकालोगे तो 10% इसका कितना हो जाएगा आपका 20 रुपया हो जाएगा। मतलब हम एक चीज तो कह सकते हैं कि अब जो नया इसका इनकम आया होगा, नया जो इनकम आया होगा 20 और 22, मतलब कि अगर इसने 20 और 22 42 रुपये नया कमाया होगा, तभी तो इसने क्या किया होगा 22 रुपये और 20 रुपये खर्च किया होगा। तो देख लो, तो पहले से इसका इनकम कितना बढ़ गया है, 42 रुपये बढ़ गया है ना, तो ये 42 इनकम बढ़ गया कितने से, 300 से, गुने 100 करो। अब इसको कट करो, ये कितनी बार में जाएगा, एक बार में, 4 बार में, मतलब उसका जो इनकम पहले से बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा आपका 14% हो जाएगा। ओके, देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। ये कह रहा है कि पी किसी कार को 18 दिनों में पूरा कर सकता है और पी ने 5 दिन तक काम किया, फिर 5 दिन काम करके क्या करता है कि पी प्लस क्यू काम करता है और इस काम को 13/5 दिनों में खत्म करता है। तो कह रहा है कि क्यू इस काम के अकेले काम को कितने दिनों में, 66.2/3 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखो ये क्वेश्चंस मेरे ख्याल से ना, देखो जल्दी कैसे बनेगा, ये पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए था तुमको। जैसे देखो पी किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, पी 18 दिनों में कर रहा है, ये 5 दिन तक काम करके चला गया। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं क्या कि पी का 13 दिनों का जो काम है ये पी प्लस क्यू मिल के 13/5 दिन में करता है। ये 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 5p हो जाएगा और यहाँ पे p प्लस क्यू बच जाएगा। तो देखो, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि p प्लस क्यू का जो मान आएगा यहाँ से, p प्लस क्यू का मान 1/4 आ जाएगा। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि P का जो क्षमता है 1 यूनिट और Q का क्षमता कितना आ गया 4 यूनिट। तो सबसे पहले क्या करो, आप टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका, देखो तो ये काम कितने दिनों में कर सकता है, 18 दिन में ना, और पर डे 1 यूनिट काम कर रहा है, तो टोटल काम हो गया 18 यूनिट। और इस 18 यूनिट का 66.2/3 भाग पूछा है, तो 66.2/3 कितना हो जाता है, ये 2/3 हो जाता है आपका। अब इसको कौन करेगा, Q के द्वारा पूछा है, तो यहाँ पे क्या करो, Q से डिवाइड कर दो, यहाँ पे Q का कैपेसिटी डिवाइड कर दो, तो ये कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, और ये 3 दूना 6, मतलब ये कितना हो जाएगा, उस काम को कितने दिन में कर पाएगा, 3 दिन में। क्यों इस काम को 3 दिन में कर पाएगा आपका। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था आपका। देखो आगे आते हैं हम, इसके तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें इसने बोला है कि तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है इसने कि मोम के एक घनाकार ठोस ब्लॉक के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल, मतलब 3 इसके फलकों का क्षेत्रफल दे रखा था। एक्स का वैल्यू दे रखा है आपका, मान लो कि एक फलक 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर वाई दे रखा है आपका फलक 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा था, फिर जेड दे रखा था आपका 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे क्या किया, इसे पिघलाकर समान आकार वाले 8 घन बनाया इसने और पूछ रहा है कि ऐसे 3 घनों का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछा था। मतलब इसको पिघला के क्या करा है उसने, 8 घन बना दिया। तो ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, कहीं ना कहीं इस घन का आयतन को क्या करोगे, ये जो आपका तीनों जो घन दे रखा है, इसके घन का आयतन कहीं ना कहीं बराबर होगा, वो 8 घन जो बना है उसके आयतन के बराबर होगा। तो देखो, तो यहाँ पे इसके फलकों का क्षेत्रफल दे रखा है ना, तो इसका अगर मैं आयतन कैलकुलेट करूँ तो डायरेक्ट हम आयतन कैसे निकालते हैं,
वी स्क्वायर बराबर जानते हो ना कि जब फलक दिया रहता है तो अंडर रूट क्या करते हैं, एक्स वाई जेड करते हैं। तो यहाँ पे आयतन देखो हम निकालते हैं 216 गुने 96 गुने 144 होगा। और मान लो कि जो नया वाला घन बनेगा उसकी एक भुजा 8 है, ए है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए क्यूब। और ऐसा कितना बनाया उसने, 8 बनाया है, तो 8 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इसको बाहर निकालते हैं हम लोग, पहले स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे ध्यान से समझना, 216 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 216 को 6 का स्क्वायर गुने 6 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, 16 गुने 6 और ये 12 गुने 12। तो देखो तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से आपका एक 6 निकल के आ जाएगा, यहाँ से एक 6 निकल के आ जाएगा, और फिर यहाँ से एक 12 निकल के आ जाएगा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, आपका ए क्यूब गुने 8 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से और समझिएगा, यहाँ पे अब इसको क्या करते हैं ना, इसको और छोटा कर लेते हैं। तो ये देखो 4 दूना और ये 3 बार में और ये फिर 3 बार में, ये कितना हो जाएगा, गुना करो तो 6 गुना 3 18, 18 तिया 54, 18 तिया 54, 6 यहाँ से 6 निकल के आएगा, 216 तो 36 गुने 6 फिर 16 छक 96, 12 गुने 12 तो 12 यहाँ से एक निकल के आ जाएगा, और एक 4 भी छूट गया यहाँ पे 4 भी छूट गया, तो यहाँ पे 4 से भी मल्टीप्लाई कर लेना आप, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 6 3 और गुने 4 और गुने 3 करोगे, और यहाँ पे ए क्यूब करोगे, तो देखो तो गुना करने के बाद यहाँ पे कितना आएगा, ये कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से मेरे ख्याल से अगर हम क्यूब रूट करें तो यहाँ से एक 3, यहाँ से एक 3, यहाँ से एक 3 और यहाँ से 2 निकल के आ जाएगा, मतलब 3 गुने 2, मतलब कि जो आपका नया जो घन बनेगा उसका एक भुजा कितना निकल के आ रहा है, 6 निकल के आ रहा है, एक भुजा निकल के आ रहा है आपका 6 निकल के आ रहा है। अब देखो इसने क्या पूछा है, ऐसे 3 घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आपका, 4a² होता है, और 4a² और गुने ऐसा कितना मांगा है, 3 मांगा है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 का स्क्वायर करोगे 36 गुने यहाँ पे 4 गुने 3, ये कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, 4 तिया 12 2 14 और गुने 3 कर दो, मतलब 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, 3 1 4, मतलब कितना आ जाएगा आपका 432 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। मतलब मेरे ख्याल से ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि 2020 में ए और बी की आय का अनुपात दे रखा था। 2020 में ए और बी की आय का अनुपात जो दे रखा है, इनकम का जो रेशियो दे रखा है 5:4 दे रखा है। अब कह रहा है कि 2020 और 2021 में इन दोनों की आय का अनुपात दे रखा है, जो कि आपका 4/5 है और ये है आपका 2/3 है। अब देखो हमने आपको बताया है ना कि ऐसे क्वेश्चंस जब भी मिलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं ना कि जो 2020 में जो इनकम होगा ना यहाँ पे उसको बराबर करना होता है। तो अब देखो यहाँ पे कितना ए का इनकम 2020 में 5 है ना, और यहाँ पे 4 है, तो दोनों जगह क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 से गुना और यहाँ पे 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 20 हो जाएगा आपका। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 4 से गुना करना पड़ेगा आपको। अब देखो यहाँ पे 5 से गुना किया है तो यहाँ पे भी 5 से गुना करना, अब इसको भी बराबर करना होगा आपको, तो यहाँ पे कितना से गुना करोगे 8 से, तो यहाँ पे भी कितना से गुना करना पड़ेगा 8 से गुना करना पड़ेगा। अब ध्यान से समझिए, अब 2021 में ना इन दोनों की आय का सम दे रखा था, तो 2021 में बताओ ये कितना कमा रहा है, एक 25 यूनिट और ये 24, दोनों मिला के ये कितना कमा रहा है आपका, तो देखा जाए तो 5 4 9 49 यूनिट कमा रहा है। अब देखो इसी 49 यूनिट का वैल्यू ना आपके पेपर में दे रखा है, और वो है कितना दे रखा है आपका 705600 दे रखा है। और पूछा क्या है 2021 में बी की आय कितनी थी, तो 2021 में बी की आय कितनी है, ये 24 यूनिट है ना, ये 24 यूनिट का वैल्यू पूछा है आपसे, तो 24 यूनिट बराबर निकालना पड़ेगा। तो क्या करोगे 705600 और डिवाइड में यहाँ पे क्या करोगे 49 करोगे, और गुना यहाँ पे कितना से करोगे 24 से करोगे। अब इसको आपको काटना होगा। देखो तो ये नंबर कट रहा है क्या, 7 से कट रहा होगा मेरे ख्याल से, देखो 7 7 49। अब देखो यहाँ पे एक बार में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे एक और 0 आएगा आपका, और ये 8 बार में चला जाएगा, और यहाँ पे 00 आ जाएगा आपका। अब क्या करो फिर से देखो इसको डिवाइड करो, तो हम फिर से अगर इसको डिवाइड करेंगे 100800 को, तो एक बार में फिर से 7 जाएगा आपका, 3 0 7 28, फिर 2 8, फिर 7 28 आ जाएगा। मतलब ये कहीं ना कहीं फिर से ये कट जाएगा, कितने टाइम्स में कटेगा 14400, और गुने कितना करना पड़ेगा आपको 24 से फिर गुना करना पड़ेगा, तो 144 में फिर आपको 24 से मल्टीप्लाई करो, फिर 00 यहाँ पे लगा देना। आई होप कि आप गुना करोगे 144 में 24 से गुना करोगे तो मेरे ख्याल से ये आपका आ जाएगा, गुना करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3453
600 आ जाएगा। गुना करके देख लेना, ये आपका यही आंसर आएगा आपका। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा आपका? ए नंबर आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी चिकित्सा लेन देन में लागत मूल्य का 17 गुना, लागत मूल्य का 17 गुना मतलब कि लागत मूल्य का, कॉस्ट प्राइस का 17 गुना, ये बराबर कह रहा था आपसे कि बिक्री मूल्य के, लागत मूल्य और बिक्री मूल्य, लागत मूल्य प्लस बिक्री मूल्य के 8 गुने के बराबर है। तो इसने पूछा था आपसे कि इसको लाभ या हानि होता है। तो देखो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं सीपी और एसपी का रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखो तो 17 का सीपी और ये कितना हो जाएगा 8 का सीपी और प्लस 8 का सीपी एसपी हो जाएगा। तो इसको इस तरफ लेके आएंगे हम, तो इसको इस तरफ लेके आएंगे तो यह हो जाएगा 9 का सीपी और इधर कितना हो जाएगा 8 का एसपी हो जाएगा। तो देखो तो सीपी और एसपी का अगर आप रेशियो फाइंड आउट करोगे ना तो ये कितना हो जाएगा 8/9। तो देखो तो 8 का चीज़ कहीं ना कहीं कितने में बेचा है 9 में बेचा है ना। कितने का फायदा दिख रहा है 1 का फायदा, कितने पे 8 पे। तो 1/8 कितना % फायदा होगा तो 12.5%। मतलब इसका आंसर आपका मैच करेगा, आपका सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ओके। देखो छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में बी ने ए के प्राप्तांकों से 20% अधिक। तो 20% अधिक कहने का मतलब कि देखो अगर इसको 1/5 होता है 20 का फ्रैक्शनल वैल्यू, अगर इसको 5 मिला होगा तो इसको 6 मिला होगा। फिर इसने बोला है ए ने सी के प्राप्तांकों से 10% कम। तो 10% कम कहने का मतलब 1/9 और ए ने सी के प्राप्तांकों से 10% कम, अगर इसको 10 मिला होगा ना तो ये पक्का 9 लिया होगा। फिर देखो सी और डी में भी एक रिलेशन दे रखा है और सी और डी में क्या रिलेशन दे रखा है, डी ने सी के प्राप्तांकों से 20% अधिक। तो 20% अधिक कहने का मतलब 1/5। अगर इसको 5 मिला होगा ना तो एक अधिक इसको मिला है, डी को मिला है। इसने बोला है डी ने सी के प्राप्तांकों से 20% अधिक, तो डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से कितना अधिक है ये बोला है आपसे, पेपर में बोला है। देखो तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो आगे बढ़ा दो 5, यहाँ पे भी 5 लिख दो, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5। अब इन्हीं तीनों को सॉल्व करो, क्योंकि रिलेशन आपको ए और डी में ही चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे गुना करेंगे ना तो देखो तो कितना हो जाएगा, ये 25 और 25 9 225 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 50 और 50 गुने 6, 6 × 30 300 आ जाएगा। तो देखो तो डी कितना अधिक है, यहाँ से दिख रहा है आपको कितना अधिक है, यहाँ पे 75 अधिक है। किससे 225 से। अब इसको छोटा कर लेते हैं, ये 3 बार में जाएगा, ये 9 बार में जाएगा, मतलब ये 1/3। तो 1/3 कितना % होता है 33.1%। मतलब आई होप कि आपको इसका आंसर समझ में आया होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, इसका आंसर होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक कार है और एक यहाँ पे कार है आपका, और एक बस जो है ना, एक बस जो है यहाँ पे है, जो कि ये पार्ट है कितना 80 मीटर दूर खड़ा है। अब 15 सेकंड बाद क्या होता है ना, 15 सेकंड बाद क्या होता है कि बस पीछे हो जाता है और कार आगे हो जाता है, और कार जो हो जाता है बस से 40 मीटर आगे हो जाता है। तो देखो तो इसने पूछा है कि बस की स्पीड, इसने पूछा है कि बस की स्पीड क्या रही होगी। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से समझो, हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि कार जो है बस से रिलेटिवली कितना चला होगा, रिलेटिव में कितना चला होगा 80 ये चला होगा और 40 ये चला होगा। मतलब देखा जाए तो टोटल डिस्टेंस रिलेटिव में कितना चल गया 120 चला है। और 120 कितने मिनट में, कितने सेकंड में 15 सेकंड में। तो देखो तो यहाँ से 120/15 करेंगे और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दो आरवी को, ये हमने रिलेटिव स्पीड निकाल दिया। तो 18/5 कर देते हैं यहाँ पे। देखो तो ये 15 8 बार में कट जाएगा क्या, और ये कितना हो जाएगा 8 8 64 6 8 6 14 144 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 5 यहाँ पे 2 से गुना कर दो और 2 से यहाँ पे भी गुना कर दो, तो ये 10 हो जाएगा। तो ये 8 8 2 और पॉइंट, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि रिलेटिव स्पीड मेरा कितना निकल के आ रहा है 28.8 किलोमीटर पर घंटा हो गया। और आपको पता होता है ना कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में होता है तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है घटेगा। तो घटेगा तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि 75, जो कि आपका बस का था 75 किलोमीटर की चाल से चल रही कार, नहीं सॉरी कार का था 75। तो यहाँ पे हम बस की स्पीड एस मान लेते हैं और माइनस का 75 ये आपका कार का स्पीड हो जाएगा, और माइनस बस का स्पीड कर लेते हैं माइनस एस, और जो कि किसके बराबर 28.8 के बराबर हो जाएगा। उसको उस तरफ भेजो और इसको इस तरफ भेजो, तो एस का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा 75 में से आपको घटाना पड़ेगा 28.8 घटाना पड़ेगा। तो 0 यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 14 में से 8 जाएगा 6, और यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा 4। मतलब कि जो बस की स्पीड निकल के आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 46.20 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है। देखो कह रहा है ये कि 7200 का 33.1/3%, तो 33.1/3 कितना हो जाता है 1/3 हो जाएगा आपका। फिर इसने बोला है कि 3.1/4%, तो 3.1/4% कहने का मतलब 4 × 12 मतलब 13/4 × 100। फिर बोला है इसका
17.1/2%, मतलब कि 35/2 गुने 100। यही आपसे पूछा है कि इसका वैल्यू कितना आएगा, आपका कितना मान आएगा। तो देखो, तो यहाँ पे आराम से इसको यहाँ पे आराम से देखो डिडक्ट करते हैं। यहाँ पे 100 से ये कैंसिल हो जाएगा, 00। अब देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 4 दूना 8 आ रहा है ना, देखो 4 दूना 8 आ रहा है ना, तो 8 9 ये 9 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा ये आपका, ठीक है। अब क्या करोगे, 13 3 39 और यहाँ पे गुना 35 कर दो, ये कितना हो जाएगा, 9 5 45, 9 5 45 और ये देखो 27 9 5 45, फिर ये 5 15 और 9 27 और यहाँ पे 4 ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा, 9 7 4 11 11 5 16 और 2 1 3 1 4, मतलब कितना आ जाएगा आपका टोटल 46 आ जाएगा। तो 6 कैरी 4 और 3 3 9 और 9 और 4 13, मतलब हम कह सकते हैं इसका आंसर कितना आ जाएगा, 13.65 आंसर आ जाएगा। ये एक्चुअली थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, इसको आप आसानी से कर लोगे, आसान है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, कह रहा है कि A1 और A2 दो सम बहुभुज हैं, ठीक है। और देखो A1 के जो इंटीरियर एंगल्स है ना, टोटल इंटीरियर एंगल्स का सम दे रखा है 1080 और एक A2 है आपका, ठीक है। A2 भी एक पॉलीगॉन्स है और इसके आंतरिक कोण बाह्य कोण से 132 डिग्री अधिक दे रखा है, इसके आंतरिक कोण बाह्य कोण से 132 डिग्री अधिक दे रखा है। तो पूछा है कि A1 में अब प्लस A2 में जो साइड का सम आएगा वो साइड का सम कितना होगा, ये निकालने के लिए आपसे बोला है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, ये A1 पॉलीगन्स में ये सम ऑफ टोटल्स एंगल्स है, कितना है आपका 1080। तो आपको पता होता है फॉर्मूला सम ऑफ इंटरनल एंगल्स का क्या होता है, n-2 गुने 180 बराबर 1080। अब यहाँ से n कैलकुलेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ साइड, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देखो तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 18 25 90 6 बार में कट जाएगा। मतलब हम n का वैल्यू निकाल पाएंगे क्या, यहाँ से n का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 8 आ रहा है, मतलब इसके साइड कितने हो जाएंगे 8, तो यहाँ पे 8 लिख देते हैं। अब देखो एक और बोला है A2 पॉलीगन्स में, बोला है A2 पॉलीगन्स में बोल रखा है इसने कि इसके A2 का प्रत्येक आंतरिक कोण इसके बाह्य कोण से 132 डिग्री अधिक है। तो आपको पता होता है ना कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है 180, और इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में इसने क्या बताया है कि इंटीरियर वाला 132 अधिक है, किससे, एक्सटीरियर वाले से। तो अगर ये 132 अधिक होगा तो तब तक ये 0 रहा होगा यहाँ पे। अब देखो अब कितना बच जाएगा आपका 50, 48 बच जाएगा। अब 48 क्या होगा ना कि दोनों बराबर बराबर बांटेंगे 48, तो 48 को जब दोनों जगह बराबर बराबर बांटोगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 24 और यहाँ पे आपका 24 आ जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि इसके एक्सटीरियर एंगल कितने हैं आपके 24 है, और आपको पता होता है ना कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगन्स में कितना होता है 360 होता है। तो 360 को अगर आप 24 से डिवाइड कर दोगे तो इसके साइड्स निकल के आ जाएंगे। तो देखो तो इसको डिवाइड करते हैं, ये 3 बार में, सॉरी कितना बार में कटेगा आपका 6 का 24, 4 से काटो, ये 0 और ये 15, मतलब 15 टाइम्स में कट जाएगा। मतलब इसमें सम ऑफ साइड्स कितने हैं 15 हैं, तो यहाँ पे 8 और 15 दोनों का ऐड कर दो, तो 8 15 ऐड करोगे तो टोटल दोनों का सम कितना निकल के आ जाएगा साइड का 23 निकल के आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका 23 होगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है इसको। अब इसको कैसे करोगे, जल्दी कैसे करोगे, अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे भी ये फाई ही है एक्चुअली, ठीक है, ये फाई ही है, ध्यान रखिएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले ना, देखो यहाँ पे एक एंगल जो दे रखा है ना आपका, एक एंगल जो दे रखा है आपका, ये जो दे रखा है एंगल भी इसके साथ जो रखा है, और एक आपका वेरिएबल एंगल दे रखा है, ये पता नहीं ये कितना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले ना, तो जो भी वेरिएबल एंगल है ना पहले उसको 0 कर दो, आप 0 पुट कर दो। तो जैसे ही ये 0 पुट करोगे ना तो देखो क्वेश्चन और आसान हो जाता है, ये इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। मतलब अब ये कितना आ जाएगा cot 22 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका cosec 62 डिग्री आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 68 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका tan 28 डिग्री आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, अब ये देखो आसानी से बन जाएगा, फाई बराबर 0 पुट करते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पे कितना है 3 cosec स्क्वायर 26 डिग्री है ना, यहाँ पे tan स्क्वायर 64 डिग्री है। तो इसको अगर हम चेंज करें कंप्लीमेंट्री एंगल में, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, sec स्क्वायर 64 डिग्री, और यहाँ पे tan स्क्वायर 64 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे देखो अगर हम इसको चेंज करें, इसको कंप्लीमेंट्री में चेंज करें, तो ये कितना आ जाएगा आपका tan स्क्वायर 48 डिग्री आ जाएगा, और माइनस का sec स्क्वायर यहाँ पे 48 डिग्री हो गया। अब नीचे अगर इसको हम चेंज करेंगे ना, इसको चेंज करेंगे कंप्लीमेंट्री में, तो ये tan कितना हो जाएगा 68 डिग्री हो जाएगा। इसको चेंज करते हैं, तो इसको चेंज करेंगे ना, तो ये माइनस का sec स्क्वायर ये 28 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का tan स्क्वायर कर दो, इसके साथ कर दो tan स्क्वायर 28, और यहाँ पे देखो तो कितना है आपका माइनस का tan 68 आया है ना। अब देखो ये 68 से ये 68 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखो
सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, आपको पता है ना, आपको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो देखो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा आपका वैल्यू। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा आपका, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी माइनस का 1 आ जाएगा। मतलब कि माइनस का ऊपर प्लस का 2 और नीचे का -1, मतलब कि इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका माइनस का 2 आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और ये जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, ये सीजीएल एसएससी सीजीएल 3 फरवरी को जो पेपर हुआ है ना, उसी में ये आए हुए पेपर है, ये सबके लिए कारगर होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अच्छे से देखें और इसके लॉजिक्स को समझें, ये आगे आने वाले पेपर में आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो हम डेली 10-10 क्वेश्चन इसके करेंगे और आपको बताएंगे कि पेपर में कैसे करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे।